नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेव्स। तो चलिए हम देखते हैं अब अगला टॉपिक जो कि हमारा एमपीपीएससी जो मेंस है उसके अंतर्गत पेपर 2 और बी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। और यहाँ हम देखें तो हमारे चल रहा है कृषि एवं उससे संबंधित जो मुद्दे हैं और जो पहल होती है वो सारी चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत हम यहाँ देखने वाले हैं आगे की चीज़ें। इसके पहले हमने जो है कृषि की बेसिक चीज़ें यहाँ पे जाने हैं और अब हम बात करेंगे अगली चीज़ें यानी कि जो कृषि में निविष्टियाँ होती है। निविष्टियों का मतलब क्या होता है, जो इनपुट्स होती है कृषि की वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कंप्लीट रूप से। तो क्या क्या चीज़ें वो होती है वो हमारे सामने यहाँ पे नज़र आ रही है कृषि के संबंध में। मतलब कृषि के अंतर्गत जो इनपुट्स होती है यानी कि जो क्या क्या चीज़ें हम वहाँ पे लगाते हैं ताकि उत्पादन सही रूप से वहाँ पे निकल सके। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो चलिए एक एक करके यहाँ देखते हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात करें हम यहाँ पे तो हमको दिख रहा है यहाँ पे बीज यानी कि जो हम जिसको उगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है क्या, उर्वरक। पोषक तत्वों के लिए हम उर्वरक का उपयोग करते हैं, ठीक है। अधिकतर ज़्यादा ही उपयोग कर डालते हैं, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है आज की डेट में जो उर्वरक क्षमता है, मतलब जो मृदा की उर्वरक क्षमता है वो कम होती जा रही है। फिर बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे बोलते हैं सिंचाई। सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है, पानी उसमें डालना बहुत ज़रूरी है। तो ये तीन चीज़ों का जो उपयोग है, तीन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद कहीं हमको जो है आउटपुट के रूप में यानी उत्पादन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एग्रीकल्चर जो इनपुट्स है इनको बोला जाता है, या कृषि में निविष्टियाँ इनको बोला जाता है, कृषि निविष्टियाँ बोला जाता है। और कृषि उपज में जो वृद्धि है या फिर हम बोल सकते हैं कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक सुधार का परिणाम हम देख सकते हैं। यहाँ पे कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है वो क्या कर सकते हैं, एक लंबी जो प्रक्रिया है या दीर्घकालिक जो सुधार है उसका परिणाम हम इसको बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत कृषि की वृद्धि हेतु हमने क्या किए, जैसे जो टेक्नोलॉजी है यानी कि जो प्रौद्योगिकी है, गुणवत्तापूर्ण बीजों का उपयोग किया है, उर्वरक का उपयोग किया, कीटनाशक का उपयोग किया, सूक्ष्म पोषक तत्वों का यूज़ किया, इसके साथ में सिंचाई, ये सारी चीज़ों का यूज़ करके यानी सभी कारक यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन कृषि निविष्टियों से जो है संबंधित बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। तो हम एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे बीज के बारे में। बीज मतलब होता है सीड्स, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सीड्स बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो उन्नत बीज है, उन्नत बीज मतलब अच्छी किस्म का जो बीज होता है वो कृषि उत्पादकता या गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पे इनपुट के रूप में जाना जाता है। और अन्य कृषि जो इनपुट्स होते हैं, अन्य कृषि इनपुट से तात्पर्य हमने जैसे बात करें उर्वरक होता है, ठीक है। उर्वरक की बात करें, इसके अलावा अगर बात करें हम तो कीटनाशक की भी हमको ज़रूरत पड़ती है। कीटनाशक समय समय पर आप समझते होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमको सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। तो एक मुख्य जो इनपुट हो गई वो क्या हो गई, बीज, और दूसरी जो अन्य इनपुट हो गई उर्वरक है, कीटनाशक है, सिंचाई है। तो अन्य कृषि जो इनपुट्स है उसका प्रभाव व उत्पादकता हम देखें तो अधिकांश जो है उन्नत बीज के द्वारा निर्धारित होती है। अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर उन्नत बीज का प्रयोग आपने किए हो कृषि में तो सिंपल सी बात है ये जो सभी चीज़ें है वो अच्छे से सहयोग करेगी यहाँ पे। परंतु यहाँ पे अगर बात करें हम यहाँ पे क्या जो मतलब उर्वरक है, कीटनाशक और सिंचाई अच्छी मात्रा में या अच्छे से इसको किया जाए परंतु बीज की क्वालिटी कम हो तो यहाँ पे इनकी कोई भूमिका देखने को नहीं मिलेगी। मतलब उतनी अच्छी गुणवत्ता हमको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। और बीज जो है गुणवत्ता का जो फसल उत्पादकता में अनुमानित रूप से अगर देखें मतलब 20 से 25% जो योगदान है वो हमको देखने को मिलता है बीज का, वो कृषि मतलब फसल के उत्पादकता में। और यह आवश्यक है कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराया जाए, ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो इसी के तहत हमको विभिन्न प्रकार के जो मिशन है या फिर कुछ अधिनियम है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, देखिए सबसे पहले तो हमको देखने को मिलता है जो राष्ट्रीय बीज मिशन। राष्ट्रीय बीज मिशन यहाँ हम देखने को मिलता है गवर्नमेंट की जो पहल है जिसके अंतर्गत अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। और ये 12वीं पंचवर्षीय योजना में देखने को मिलता है। 12वीं जो 5 ईयर प्लान था उसके अंतर्गत ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। यानी बीज के क्षेत्र की जो चुनौती है उसके समाधान के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों की को जो है एक प्रकार से विस्तृत उपयोग को सुनिश्चित करने की आवश्यकता यहाँ पे देखी गई। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि जो 5 ईयर प्लान आया था। अच्छा चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। तो इसके तहत एक राष्ट्रीय बीज मिशन जिसे हम नेशनल सीड मिशन बोलते हैं, इसका प्रस्ताव जारी किया गया। और कृषि विकास के संवर्धन में बीजों को महत्व को देखते हुए यहाँ पे एक अधिनियम भी लाया गया। अधिनियम हम आगे पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं बीज अधिनियम 1966। बीज अधिनियम 1966 यहाँ पे लाया गया। उसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा, मतलब जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इसके द्वारा
प्रतिस्थापित किए जाने का यहाँ पे प्रस्ताव किया गया। इसमें हमको विभिन्न प्रकार की जो है प्रावधान देखने को मिलता। बीज मिशन, जो बीज अधिनियम आया था, बीज अधिनियम 1966 आया था। इसमें देखिए हमको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती है, जैसे बीज उद्योग के विकास के लिए जो वातावरण है, वातावरण का यहाँ पे अच्छे से विकास किया जाए या अच्छे से उसको बनाया जाएगा। साथ में हम देखें तो विभिन्न जो फसलें हैं उनमें क्या किया जाएगा, बीज का प्रतिस्थापन जो दर में है उसमें वृद्धि होगी। प्रतिस्थापन का मतलब होता है जैसे एक बीज को जो है अच्छे से मतलब उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करके वहाँ पे अच्छी किस्म का उसको बनाने के लिए यहाँ पे यानी सीड रिप्लेसमेंट रेट यहाँ पे वृद्धि की जाएगी। इसके अंतर्गत यहाँ पे प्रावधान किया गया। और बीजों को निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा, मतलब सिंपल सी बात है, जो अन्य देश है वहाँ पे उसका जो है निर्यात बढ़ेगा, यहाँ पर प्रोत्साहन मिलेगा। और जो उपयोगी जनन द्रव्य है उसके आयात को यहाँ पे प्रोत्साहन मिलेगा। विकास से संबंधित जो विज्ञान है उसके अनुप्रयोग और साथ में अनुसंधान की बात करें, इसके अलावा विकास में निवेश, इसके लिए भी क्या किया जाएगा, अनुकूल वातावरण यहाँ पे तैयार किया जाएगा। तो ये सारी जो प्रावधान है या सारी जो अपेक्षाएं है किसमें की गई, बीज अधिनियम 1966 में, जो कि अच्छी किस्म के बीज को जो है मतलब प्रदान करने के लिए यहाँ पे प्रावधान था। इसके अलावा हम देखें तो हमको एक दो चीज़ें और देखने को मिलती है इसमें। जैसे अगर बात करें हम 2005 की, ठीक है, तो वर्ष 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वाराणसी की बात करें, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वाराणसी में राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, जिसे हम बोलते हैं नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, इसकी स्थापना की गई। और इस केंद्र के जो उद्देश्य था, मतलब इसकी स्थापना का क्या उद्देश्य था वाराणसी में जिसको स्थापित किया गया, पृथक रूप से एक नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना करना, जो कि केंद्रीय बीज परीक्षण जो प्रयोगशाला है उसके रूप में सेवाएं प्रदान करे। और मतलब यहाँ पे 2005 में तो इसको शुरू किया गया, परंतु 2007 में ये कंप्लीट रूप से प्रभावी हो गए, यानी कि अपने कार्य को करने में सक्षम हो गया। इसी के अलावा अगर देखें तो राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं जो परीक्षण केंद्र है उसकी केंद्रीय बीज परीक्षण एवं रेफरल जो प्रयोगशाला है वो वर्ष 2007 की बात करें, 2007 में ही 2007 में जो स्विट्जरलैंड एक कंट्री, मतलब जो है स्विट्जरलैंड, उसके ज्यूरिक स्थित, यानी स्विट्जरलैंड एक कंट्री है उसमें ज्यूरिक स्थित अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ की सदस्य प्रयोगशाला बन गई है। मतलब हमारी भारत की जो संस्था है कौन सी वाली, केंद्रीय बीज परीक्षण एवं रेफरल प्रयोगशाला, जो स्विट्जरलैंड की जो ज्यूरिक में स्थित है वो प्रयोगशाला उसका एक सदस्य यहाँ पे बन चुकी है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम कनेक्ट हो चुके हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी, बीज की, बीज मतलब सीड की, ठीक है। अच्छी किस्म का अगर सीड है तो उसकी जो है उत्पादकता में कितनी इंपॉर्टेंस होगी, 20 से 25% यहाँ पे उत्पादकता में यहाँ पे योगदान उसका देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है उर्वरक। उर्वरक मतलब होता है फर्टिलाइज़र, ठीक है, आप समझ सकते हैं, फर्टिलाइज़र इसको बोला जाता है। और इसमें हम देखें तो भारत अपनी यूरिया उत्पादकता के 80% जो भाग है, यूरिया की बात करें तो 80% भाग की यहाँ आपूर्ति स्वदेशी उत्पादन से कर रहा है, यानी कि इसको जो है मात्र 20% यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है, परंतु 80% यहाँ घरेलू जो उत्पादन हो रहा है, यानी कि स्वदेशी उत्पादन से ही पूर्ति कर ली जा रही है। परंतु अपनी जो फास्फेट की बात करें, यानी कि यूरिया के अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे फास्फेट जो उर्वरक के रूप में देखने को मिलती है, और साथ में हम देखें तो हमको पोटास भी देखने को मिलती है। फास्फेट और जो पोटास उर्वरक है उनकी आवश्यकता के लिए यहाँ पे आयात पर निर्भर होना पड़ता है, ठीक है। यूरिया के लिए तो चलिए ठीक है 80% यहाँ पे आपूर्ति की जा सकती है भारत के द्वारा, परंतु फास्फेट और पोटास के लिए यहाँ पे आयात पर निर्भर होना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा यूरिया, फास्फेट तथा पोटास उर्वरक के जो 21 जो ग्रेड है एनपीके, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास है, इसके सभी मिश्रण की अगर बात करें तो 15 जो ग्रेड है किसानों को सब्सिडी प्राप्त मूल्यों पर उपलब्ध कराए जाते हैं, यानी कि जो मूल्य है मूल्य में कमी करके किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि उनको हेल्प की जा सके। उर्वरक के लिए पोषक तत्व आधारित जो सब्सिडी नीति है, वो सब्सिडी नीति की अगर बात करें तो 2011 में हमको देखने को मिलती है, ये प्रारंभ हुई थी। और किसान वास्तविक लागत का केवल 25% से लेकर 40% यहाँ पे भुगतान करते हैं, और शेष लागत सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में क्या की जाती है, वहन की जाती है, जिसकी आपूर्ति जो विनिर्माता है तथा जो आयातक है उनको की जाती है, ठीक है। इसके अलावा वर्ष 2012 की बात करते हैं। वर्ष 2012 में सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नई जो निवेश नीति है, निवेश इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसी है उसको अधिसूचित किया, जिससे क्या हुआ, स्वदेशी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई और आयात निर्भरता में कमी हुई।
ठीक है, मतलब हम दूसरे देशों पर जैसे निर्भर हुआ करते थे, उससे क्या हुआ, नई निवेश नीति आई तो उसमें काफ़ी कमी देखने को मिली, आयात निर्भरता में सब्सिडी की भी बचत होगी यहाँ पर। और केंद्र सरकार ने 2015 की बात करें, 2015 में 100% जो नीम कोटेड जो यूरिया बनाई गई उसके उत्पादन को अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है, 2015 से गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा। तो यहाँ हम देख सकते हैं एक नीति आई थी 2015 में, जिसे बोलते हैं नई यूरिया नीति 2015। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, हम देखें तो यहाँ पे देखिए 13 मई 2015 को ये देखने को मिलती है और व्यापक नई यूरिया नीति 2015 को यहाँ पे स्वीकृति प्रदान की गई। इस नई यूरिया नीति का जो मुख्य उद्देश्य था वो हम देख सकते हैं, स्वदेशी यूरिया उत्पादन और यूरिया इकाइयों की ऊर्जा और उनकी क्षमता, उनकी दक्षता के साथ साथ जो सरकार की सरकार पर सब्सिडी के भार को कम करना यहाँ शामिल था। इसी के अलावा यह नीति घरेलू क्षेत्र की जो 30 यूरिया उत्पादन इकाई है उसको अधिक ऊर्जा कुशल बनाने में मदद करेगी। साथ में सब्सिडी बोझ को युक्तियुक्त यानी कि सही रूप से संगत बनाने के लिए, साथ यूरिया इकाइयों को अपने उत्पादन को अधिकतम करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इसी के अलावा देखें तो किसानों को इससे क्या फ़ायदा होगा, किसानों को पर्याप्त जो सामान है, मतलब हम देखें तो एमआरपी यानी कि अधिकतम खुदरा मूल्य, जिसे मैक्सिमम रिटेलर प्राइस बोलते हैं, उस पर यूरिया की समय से आपूर्ति सुनिश्चित होगी तथा यूरिया क्षेत्र में आयात पर निर्भरता भी कम होगी। तो ये डिफाइन किया गया किसमें, नई यूरिया नीति 2015 में। तो ये तो बात करें हमने उर्वरक के बारे में। इसके अलावा उर्वरक के उत्पादन और जो खपत है उससे संबंधित भी हमको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती है, तो हम उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए हम देखें उत्पादन और खपत की, तो जो उर्वरक है, उर्वरक का उत्पादन हम देखें, यहाँ देखिए चीन जो हमारा पड़ोसी है और यूएसए, ठीक है। चीन व अमेरिका के पश्चात जो भारत है, भारत कहाँ आ रहा है, तीसरे नंबर पर आ रहा है, ठीक है। उर्वरक के उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पर आ रहा है। और उपभोग में हम देखें, उपभोग मतलब उपयोग करने के लिए भारत जो है यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ रहा है, पर उपभोग में ये दूसरे नंबर पर देखने को मिलता है, उपयोग करने पे, ठीक है। और भारत अपने कुल उर्वरक आवश्यकताओं का पूर्ण उत्पादन नहीं कर पाता तथा जो पोटास है उर्वरक है उसके लिए पूरी तरीके से आयात पर निर्भर होता है, जैसे कि हमने पहले देख चुके हैं। इसके अलावा कृषि जो विशेषज्ञ है, जो वैज्ञानिक है, उनके अनुसार देखें तो जो धान्य फसलें हैं उनके लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जो पोटास है, जिन्हें एनपीके बोला जाता है, उर्वरक को संतुलित अनुपात में, संतुलित अनुपात का मतलब होता है 4:2:1। इस अनुपात में दलहनी फसलों के लिए यह अनुपात क्या हो जाता है, 1:2:1, 1:2:1 हो जाता है, या फिर 1:2:2 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिली किसके अंतर्गत, उर्वरक के अंतर्गत। अब सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कृषि इनपुट्स के अंतर्गत इरिगेशन, जिसे हम बोलते हैं सिंचाई। तो सिंचाई के अंतर्गत हम देखें तो उत्पादकता बढ़ाने हेतु जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण इनपुट्स है या निविष्टियाँ है, उनमें से एक सिंचाई भी मानी जाती है, जो विभिन्न फसलों के उत्पादन के लिए अलग अलग चरणों में आवश्यक होती है। यानी कि कुछ फसल को ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है और कुछ फसल को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो सभी के लिए यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर मेंटेन किया जाता है सिंचाई को। केंद्र सरकार ने जो अपूर्ण सिंचाई योजना है उसको पूरा करने में सहायता प्रदान करने हेतु वर्ष 1966 और 1996 और 97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यहाँ पे आरंभ किया, जिसके अंतर्गत मतलब जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के अंतर्गत तत्कालीन योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं जो है सहायता हेतु पात्र होती थी। तो सिंचाई के अंतर्गत ये कुछ मुख्य पहल थी। अब हम आगे बात करेंगे, क्या आगे बात करेंगे हम जैविक कृषि के बारे में। तो जैविक कृषि क्या होती है, जैविक कृषि की अगर बात करें तो यहाँ देखिए आपको याद भी होगा, जो सिक्किम है सबसे पहला राज्य था जैविक कृषि के लिए, तो उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम। इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बोला जाता है। तो जैविक कृषि जो होती है, कृषि की एक ऐसी विधि होती है जो संश्लेषित जो उर्वरक होती है और जो कीटनाशक होते हैं उसके न्यूनतम प्रयोग पर आधारित होती है। इसमें जो होता है भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, फसल चक्र को अपनाया जाता है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ चुके हैं। हरी खाद का उपयोग किया जाता है, कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाता है। इन सभी चीज़ों का उपयोग करके यहाँ पे उर्वरा शक्ति को बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इन सभी का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है, जैविक कृषि के रूप में देखने को मिलता है। और जैविक कृषि में जो रासायनिक उर्वरक है, रासायनिक उर्वरक हम देखें जैसे कीटनाशक है तथा खरपतवार नाशी है, इसके स्थान पर क्या किया जाता है, जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, जैविक खाद का, ठीक है। जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। साथ में हम देखें तो हम पोषक तत्वों का यूज़ यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। पोषक तत्वों का यूज़ जैसे गोबर खाद है, कंपोस्ट है, हरी खाद है,
इसके अलावा जैवनाशक की अगर बात करें तो जैवनाशक क्या क्या हो सकते हैं, बायो पेस्टिसाइड व जो बायो एजेंट होते हैं, क्राइसोपा जिसे बोलते हैं, इसका उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है न केवल भूमि की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, जैविक कृषि के अंतर्गत। इसके अलावा कृषि लागत जो है घटने व उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ने से कृषि को अधिक लाभ भी मिल जाता है यहाँ पे जैविक कृषि के अंतर्गत। जैविक कृषि से विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं, महत्व भी हम देखेंगे। जैसे लाभ की अगर बात करें तो फसल में विविधता देखने को मिलती है, मृदा प्रबंधन हो जाता है, खरपतवार का प्रबंधन हो जाता है, वन्य जीवों का नियंत्रण हो जाता है, पशुपालन, कंपोस्टिंग और जो जीन परिवर्तित प्रजाति उसका निषेध यहाँ देखने को मिलता है। चलिए महत्व देख लेते हैं। महत्व क्या क्या हो सकते हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति को धारणीय बनाने में, धारणीय मतलब आगे के उपयोग के लिए, आगे तक उसको बने बनाए रखने के लिए यहाँ पे उपयोग किया जाता है। जैविक कृषि जो है प्रदूषण रहित होती है, कम पानी की आवश्यकता यहाँ देखने को मिलती है जैविक कृषि में। पशुओं का अधिक योगदान देखने को मिलता है, यानी कि आज की डेट में अगर देखें तो हमको मशीनीकरण ज़्यादा देखने को मिल रहा है, परंतु वहाँ पशुओं को ज़्यादा योगदान देखने को मिलता है, क्योंकि गोबर खाद यानी कि वहाँ उपयोग करेंगे तो पशुओं की अधिकता वहाँ देखने को मिलेगी। फसल अवशेषों के निस्तारण की समस्या नहीं होती, क्यों, क्योंकि आज की डेट में आप देखते होंगे जगह जगह जो है जैसे मक्का काटे गए और मक्का के जो अवशेष निकला है उसको वहाँ पे खेत में जला दिया गया, जिससे उस जगह की जो उत्पादन क्षमता है वो घट गई है। जैसे गेहूँ काटते हैं तो गेहूँ की नीचे वाली जो बची होती है, जो भी अवशेष बचा होता है उसको जला दिया जाता है, तो इससे क्या हो रहा है, उत्पादक क्षमता में काफ़ी कमी हो रही है। तो इससे क्या होता है, उस अवशेष को यहाँ पे उपयोग कर लिया जाता है, तो इसके कारण यहाँ पे निस्तारण की समस्या हट गई है जैविक कृषि से। अच्छी गुणवत्ता वाली जो फसल है उसका उत्पादन देखने को मिलता है, क्योंकि उर्वरा शक्ति यहाँ निरंतर बनाए रखी जा सकती है, क्योंकि फसल चक्र देखने को मिलता है, जैविक जो खाद है वो देखने को मिलती है, हरी खाद देखने को मिलती है, कंपोस्ट खाद देखने को मिलती है। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, सिंपल सी बात, अगर हम रासायनिक चीज़ों का मतलब जो है उर्वरक और जो कीटनाशक उनका उपयोग करे बगैर जो फसल है उगाएंगे तो वो ज़्यादा पौष्टिक रहेगी, और हमारी जो क्षमता है या हमारा सुधार है वो ज़्यादा समय तक अच्छा बना रहेगा। मतलब स्वास्थ्य में भी सुधार यहाँ पे देखने को मिलता है। कम लागत के साथ अधिक लाभ देखने को मिलता है, क्योंकि जो सारी चीज़ है उनकी लागत काफ़ी कम होती है, और जो जैविक कृषि है उसमें जो उत्पादन है काफ़ी अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, मतलब कम लागत में अधिक लाभ देखने को मिलता है। कृषि मित्र जीव सुरक्षित रहते हैं। कृषि मित्र जीव से मतलब होता है कछुआ, जैसे हम बात करें तो उसके वो है काफ़ी सुरक्षित फील करते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनका उपयोग यहाँ पे किया जाता है, उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है। तो ये सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट रूप से, मतलब इसके महत्व है। आप लाभ में भी इनको लिख सकते हैं, अगर लाभ पूछा जाए, इंपॉर्टेंस पूछा जाए, क्यों आवश्यकता होती है जैविक कृषि की, तो इसमें आप सारी चीज़ों में यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए जो जैविक कृषि है, जैविक कृषि का मुख्य उद्देश्य हमने क्या देखें, ठीक है, तो रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करना होता है। जैविक कृषि का जो प्रारूप होता है वो अलग अलग प्रकार से हम देख सकते हैं, जैसे जैविक खादों का उपयोग देखने को मिलता है, फसल अवशेषों का उपयोग यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, मृदा का संरक्षण की जो क्रिया है वो अपनाई जाती है, जैविक तरीके द्वारा कीट व रोग का प्रबंधन होता है, फसल चक्र में दलहनी फसलों को अपनाया जाता है। तो यहाँ सारी चीज़ें देखने मिलती है। और बजट भी एक आया था, बजट की अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए 2018-19 की बात कर लेते हैं, ठीक है, 2018 और 2019 का जो बजट है उसमें हमको देखने को मिलता है, उसमें जैविक कृषि प्रोत्साहन देने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह, जिसे हम बोलते हैं वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, तो ये बनाने की भी घोषणा की गई थी 2018-19 के जो बजट है उसमें, ठीक है, जैविक कृषि के प्रोत्साहन के लिए। इसी के साथ में जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र सर्वाधिक कृषक अनुकूल राज्य यहाँ पे माना जाता है, जिसके अंतर्गत देखें तो यहाँ हमको देखने को मिलता है 31 अक्टूबर 2016 को नीति आयोग के द्वारा प्रथम कृषि विपणन एवं कृषि क्षेत्र अनुकूल सुधार सूचकांक यहाँ पर जारी किया गया। तो ये जो सूचकांक था इसमें देश के जो राज्य है उसके द्वारा कृषि क्षेत्र संबंधी जो सुधार है उसको लागू करने के क्रम में प्रारंभ की गई पहले जो इनिशिएटिव होते हैं उसके आधार पर तैयार किया गया, जिसमें महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र को यहाँ पे 81.7 अंक प्राप्त हुए और देश का सर्वाधिक कृषक अनुकूल राज्य महाराष्ट्र को माना जाता है, ठीक है, फैक्ट में ये पूछा जा सकता है। और इसके बाद दूसरे और तीसरे क्रम में हमको देखने को मिलता है गुजरात 71.5 और राजस्थान मिलता है 70.0 अंक, ठीक है। तो तीन राज्य आपको मुख्य रूप से यहाँ पे याद रखने हैं, किसके अंतर्गत, जो महाराष्ट्र मतलब कृषक अनुकूल राज्य उसके अंतर्गत। अब इसके बाद यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए जैविक कृषि उत्पादों का जो है अप्रबंधित निर्यात भी देखने को मिलता है, जिसके लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति जो कि 31 मार्च 2017 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये जारी की गई थी, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। देश का पहला संपूर्ण जैविक कृषि राज्य भी आपको पता होगा, जैसे सिक्किम की बात करें तो ये देश का पहला संपूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य बन गया।
और राज्य में लगभग 75,000 हेक्टेयर भूमि में जैविक कृषि की जाती है। तो सिक्किम आप याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है, नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है, जीएम फसलें। जीएम फसलों का मतलब क्या होता है? जीएम फसलों का मतलब होता है यहाँ पे जो मतलब जेनेटिकली जो रहती है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स रहती है, जिसे हम अनुवांशिक संशोधित फसल बोलते हैं, यानी कि चेंज कर दिया जाता है उनके जो है जेनेटिक्स को, तो बदल दी जाती है, यानी कि अनुवांशिक संरचना या डीएनए में उसका बदलाव किया जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ऐसी फसलें की उत्पत्ति जो होती है, इनकी बनावट में अनुवांशिकी रूपांतरण देखने को मिलता है। तो 2018 की बात करें तो 2018 में यहाँ देख सकते हैं, देखिए जो जीएम फसल उत्पादन है, तो इसमें देखिए अमेरिका में 75 मिलियन हेक्टेयर यहाँ देखने को मिलता है। 75 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में जीएम फसलों का उत्पादन देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत मक्का हमको देखने को मिलता है, सोयाबीन, कपास, पपीता, कैनोला, ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में 51.3, जिसके अंतर्गत सोयाबीन जीएम फसलों के रूप में उगाया गया, कपास, मक्का। अर्जेंटीना की बात करें तो 23.9%, मतलब सॉरी परसेंट नहीं है ये, ठीक है, मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है, यहाँ मिलियन हेक्टेयर आप देख सकते हैं, सोयाबीन, कपास और मक्का। कनाडा की बात करें तो 12.7 जो मिलियन हेक्टेयर है, सोयाबीन, चुकंदर और कैनोला। हमारे भारत की बात करें तो 11.6% मिलियन हेक्टेयर देखने, यानी कि 11.6 मिलियन हेक्टेयर, जिसके अंतर्गत ओनली कपास को जीएम फसलों के रूप में उगाया गया। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा अनुवांशिक जो अभियांत्रिकी स्वीकृति समिति है, उसमें हम देखें तो सर्वाधिक एक प्रकार सांविधिक संस्था, वो हम देखें तो उसके अंतर्गत हमको अलग अलग प्रकार की चीज़ें देखने को मिली, यानी कि जीएम जो फसलें हैं उसके उत्पादन व उनके वाणिज्यिक प्रयोग हेतु कार्य करना इसके अंतर्गत देखा गया। आयात, अनुप्रयोग, बिक्री हेतु अनुसंधान करना, पर्यावरण सुरक्षा एक्ट के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही करना, मतलब पर्यावरण सुरक्षा एक्ट के अंतर्गत जो है अगर उसका दुरुपयोग किया जाता तो उसके अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही निर्धारित की गई। पर्यावरण के दृष्टिकोण से औद्योगिक उत्पादन हेतु अनुसंधान करना, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत शामिल की गई, जो अनुवांशिक अभियांत्रिकी स्वीकृति समिति है, यानी कि जो कमेटी है, उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा हम देखें तो हमको जो जीएम फसलें हैं, जीएम फसलों के अंतर्गत हमको क्या देखने को मिलता है, जो है मतलब सबसे पहले देखें तो 1990 में हमको ये चीज़ देखने को मिलती है, जिसका जो है सबसे पहले जो टमाटर है, टमाटर जो वेजिटेबल है, टमाटर को रूपांतरित यहाँ पे किया गया था जीएम तकनीक के तहत। फिर अमेरिका की बात करें, अमेरिका में हमको 1994 में टमाटर को इस तकनीक के द्वारा रूपांतरित करके व्यावसायिक स्तर पर विक्रय करना प्रारंभ किया गया। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में हमको जीएम तकनीक का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है, यहाँ देखने को मिलता है, जबकि यूरोप के केवल 7 देशों में ही जीएम फसलों को कानूनी मान्यता दी गई है। इसके अलावा महत्व देखें जीएम फसलों की, तो जीएम फसलों का क्या महत्व हो सकता है। जीएम फसलों के अंतर्गत जो है तकनीक, मतलब जीएम जो फसल है, तकनीक में ऐसी क्षमता पाई जाती है जो कि कीट पतंगे जो होती है उसके विरुद्ध प्रतिरोधकता प्रदान की जाती है। और इसके अंतर्गत हमको पोषण जो है देखने को मिलता है। पोषण मतलब वर्तमान में पूरे विश्व में एक बड़ी आबादी है देखने को मिलती है, भुखमरी के कगार, जैसे अभी हंगर इंडेक्स यहाँ पर जारी हुआ, तो हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी आपको बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, अभी वर्तमान की 2020 वाली। तो हम देख सकते हैं पूरे विश्व में भुखमरी के कगार पर पूरा जो है बहुत सारी आबादी देखने को मिलती है। उन्हें जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक पोषण है उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, फलस्वरूप वे अनेक बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। तो जीएम फसलों के समर्थकों का दावा है कि इस तकनीक का जो प्रयोग है, इसके द्वारा क्या होगा, पोषक तत्वों में या उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाएगी और लोगों को खाद्यान्न की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। तो ये तो बात हो गई मुख्य रूप से महत्व उसके पोषण की। दूसरी चीज़ बात होती है रोग की, यानी रोग प्रतिरोधकता यहाँ देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, जीएम तकनीक के तहत। तो फसलों में विषाणु, कवक हो गए या जिसे हम फफूंदी बोलते हैं, बैक्टीरिया हो गए, उसके कारण बीमारी होने का भय काफ़ी अधिक बना रहता है। जबकि जो जीएम तकनीक है उससे विकसित जो बीज है उसमें इन रोगों से लड़ने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है। तो रोग प्रतिरोधकता यहाँ पे देखने को मिलती है। तो दोनों यहाँ पे काफ़ी महत्व देखने को मिलती है जीएम तकनीक के। इसके अलावा हम देखें तो जीएम जो फसल है और उसके संबंध में जो भारत है, भारत की क्या स्थिति है, तो इसमें हम देख लेते हैं। तो भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो जीएम फसलों का इतिहास काफ़ी जो है देख सकते हैं 2002 के आसपास देखने को मिलता है, जिसमें बीटी कॉटन को यहाँ पे मंजूरी मिली थी। और भारत में देखें तो कॉटन को ही सबसे अधिक यहाँ पे उगाया जाता है, ठीक है, 11.6% के आसपास हम देख सकते हैं यहाँ पे मिलियन हेक्टेयर के आसपास यहाँ पे कॉटन को उगाया जाता है। और इसी को यहाँ पे मंजूरी मिली थी 2002 में बीटी कॉटन को। और इसके निराशाजनक परिणाम के बाद हजारों किसानों ने यहाँ पे आत्महत्या कर ली।
क्या हुआ, फसल रोपने के 4 महीने बाद ही कपास बढ़ना बंद हो गया और केवल आंध्र प्रदेश में ही 80% कपास यहाँ पर देखें तो बर्बाद हो गया। ठीक है, ये चीज़ हमको देखने को मिलती है भारत के अंतर्गत। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जो 15 जीएम फसल है उनकी खेती में परीक्षण की अनुमति प्रदान की गई। हालांकि व्यापक विरोध के बाद जो सरकार है, सरकार को अपना आदेश यहाँ वापस लेना पड़ा, जो वहाँ पे परमिशन जारी की गई थी। और सरकार का यह आदेश तब आया जब पहले से ही जीएम फसलों का स्वास्थ्य पर होने वाले नुकसान का मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन था। मतलब काफ़ी लेट यहाँ कदम उठाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसके अलावा भी हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे खाद्यान्न के अनुसार हम देखें तो क्षेत्रफल और उत्पादन और उत्पादकता के आधार पर जो खाद्यान्न है वो हमको देखने मिलते हैं कृषि के अंतर्गत। तो यहाँ पे देखें हम तो खाद्यान्न की बात करते हैं। खाद्यान्न जो है यहाँ देखें क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल में यहाँ पे देखने को मिलता है 127.56 मिलियन हेक्टेयर। 127.56 मिलियन हेक्टेयर पे यहाँ पे खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है। और उत्पादन होता कितना है, उत्पादन होता है 284.88, ठीक है, मिलियन टन यहाँ पे उत्पादन होता है इतने क्षेत्र में। तो ये हम देख सकते हैं भारत के अंतर्गत जो खाद्यान्न है उसकी उत्पादन जो क्षेत्र है वो हम देखें 127.56 मिलियन हेक्टेयर और यहाँ पे उसका उत्पादन होता है 284.88 मिलियन टन। ठीक है, ये चीज़ हमको देखने मिलती है। इसी के आसपास अगर देखें तो चावल हमको 43 जो मिलियन हेक्टेयर है उसके आसपास देखने को मिलता है और उसका उत्पादन 112 मिलियन टन के आसपास देखने को मिलता है। इसी के बाद गेहूं है, ज्वार है, मक्का, बाजरा, ये सारी चीज़ हमको इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। तो ये जो है बाद में हम देख लेंगे। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो टॉपिक हम देखें तो हमको देखने को मिलेगा कृषि कीमत एवं कीमत नीति। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो प्राइस है और प्राइस पॉलिसी हमको देखने को मिलेगी जिसके अंतर्गत मंडी कीमत है, सामान्य कीमत है। ठीक है, ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें पढ़े हैं, बाकी की चीज़ें हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ रहे थे कृषि में इनपुट्स। कृषि में इनपुट्स के अंतर्गत हम देखें बीज है, उर्वरक है, सिंचाई, तीनों चीज़ हमने देख ली है। साथ में हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है वो हमने देखे यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें उसके बारे में। तो देखिए बीज मतलब जो सीड होते हैं, अच्छी किस्म का अगर सीड है तो वो उत्पादक क्षमता में हम देख सकते हैं कितना प्रतिशत भूमिका देता है, अपनी यह योगदान देता है 20 से 25% यहाँ देखता है। बाकी चीज़ों की जो भूमिका होती है वो हम देखें उर्वरक की, कीटनाशक की और सिंचाई की, इन चीज़ों की यहाँ पे भूमिका देखने को मिलती है अन्य, यानी कि 80% के आसपास इनकी भूमिका देखने को मिलती है। तो इसी के तहत राष्ट्रीय बीज मिशन देखने को मिलता है। उसी के तहत एक अधिनियम पारित हुआ था, बीज अधिनियम 1966, जिसके तहत बहुत सारे प्रावधान किए गए अच्छी किस्म के बीज को बनाने के लिए, उनको विकसित करने के वातावरण के लिए। फिर उर्वरक के बारे में बात की है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पॉलिसी हमको देखने मिलती है। और यूरिया, फास्फेट और जो भी है यूरिया की जो आपूर्ति है भारत के अंतर्गत स्वयं कर ली जाती है, परंतु फास्फेट, पोटास जो है इनके लिए आयात पर निर्भर होना पड़ता है। ठीक है, नई यूरिया नीति के अंतर्गत हमने कुछ बेसिक चीज़ें जाने थे। इसके अलावा सिंचाई हमने देखे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। जो उत्पादन है उसमें सिंचाई के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे बीज के बगैर कुछ काम नहीं हो सकता, वैसे सिंचाई पे अगर भी कुछ काम, मतलब सभी एक दूसरे के पूरक यहाँ माने जाते हैं। फिर जैविक कृषि हमने देखें, जैविक कृषि में सिक्किम जो है पूर्णतः जैविक कृषि वाला राज्य है, जहाँ 75% के आसपास यहाँ खेती देखने को मिलती है जैविक कृषि से। ठीक है, महाराष्ट्र सर्वाधिक कृषि अनुकूल राज्य हमने देखें। इसके अलावा देखें तो जीएम फसलों के बारे में बात करें हमने। ठीक है, जीएम फसल यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी कि उनको मॉडिफाइड या उनके जो डीएनए उनमें मॉडिफिकेशन करके उनको एक अच्छी किस्म की जो है फसल तैयार करना है या अच्छी किस्म का बनाना, ताकि रोग प्रतिरोधकता में वृद्धि हो सके, पोषण में वृद्धि हो सके। तो पोषक तत्वों से युक्त यहाँ देखने को मिलती है जीएम फसलें। तो ये सारी चीज़ हमको देखने मिलती है। इसके महत्व हमने देखे। भारत के संबंध में देखें तो भारत में ओनली कॉटन को यहाँ पे मंजूरी दी गई और उसको भी बाद में यहाँ पे रोक लगा दी गई थी। ठीक है, सबसे पहले टमाटर पर यहाँ पे रूपांतरित किया गया था टमाटर को। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। और एक चीज़, आप अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं की है, अगर ग्रुप टेलीग्राम चैनल ग्रुप है उत्तर लेखन ग्रुप, चर्चा परिचर्चा, इनको अगर ज्वाइन नहीं किए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको उत्तर लेखन मिलेगा डेली की डेली। साथ में आप देख सकते हैं जो उत्तर लेखन है वो नए सिलेबस के अनुसार, यानी कि 11 नंबर, 5 नंबर और 3 नंबर, इस अनुसार में यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 1 यूनिट के प्रतिदिन। ठीक है, तो उनके आंसर आपको डेली लिखकर वहाँ पे अपलोड करना होता है टेलीग्राम में। तो उनको आप ज्वाइन करें और काफ़ी यहाँ पे फ़ायदा होगा। अपनी पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन में ले जाएँ। उनसे जुड़कर किसी प्रकार का डाउट है तो आप चर्चा परिचर्चा में हमसे पूछ सकते हैं।
ठीक है, उनका आंसर हम जरूर देंगे वहाँ पे। और किसी प्रकार का और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, तो यहाँ पे भी आपकी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो इस टॉपिक में हम इतना ही देखेंगे। इसके बाद हम अगला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, कृषि कीमत एवं कीमत नीति। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।